हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मोहन सिंह आप सभी को आपके अपने चैनल ASY के ऊपर स्वागत करता हूं। और वीडियो के लिए आप लोग इतना वेट किए और इतना पेशेंस रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो लाने में मुझे लेट ज़रूर हुई है, गर्मी भी एक फैक्टर था और मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी कार्यरत हूँ। आप लोग को जैसा कि मैं बताया हूँ, तो थोड़ा टाइम का भी अभाव रहा है, इसलिए वीडियो में जिस टाइम पे बोला था पहले उस टाइम पे नहीं ला पाया, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। लेकिन जो अब वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, अभी वीक में 2 से 3 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जो BSSC CGL4 BSSC CGL4 के लिए आएगा, इंटर लेवल के लिए आएगा और आने वाली जो भी रेलवे की एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे होंगे, मतलब मेरी जितने भी अनुभव है ना, एक क्वेश्चन में आपको दिखेगा। इस वीडियो के माध्यम से पूरा मेरा अनुभव आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए देखने के पहले या तो ये वीडियो आप नहीं देखिए, नहीं तो अगर देख रहे हैं भरपूर, अगर 20 से 25 मिनट अपना टाइम दे रहे हैं, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि अपना पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठें और नोट करते जाएं जो चीज़ आपको नहीं पता है। और ऐसे ही करते करते आपको एक अच्छा खासा नोट्स कॉपी बन जाएगा, जो एग्ज़ाम के समय रिवाइज कीजिएगा और उसके माध्यम से भी आपका सिलेबस, साइंस का सिलेबस स्पेशली पूरा जो है ना रिवाइज हो जाएगा और आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट फील करते हुए एग्ज़ाम में बैठेंगे। जो भी साइंस से रिलेटेड लेटेस्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मतलब दरोगा मेंस जो 25 फरवरी 2024 को हुए हैं, या SI प्री लेटेस्ट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन साइंस के आए हुए हैं ना, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो पर लाइक और व्यू अच्छा जाता है, मुझे लगेगा कि ऐसा वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो मैं सप्ताह में डेली बेसिस पर भी प्रोवाइड करूंगा कि वीडियो मैं प्रोवाइड करूं। अगर नहीं लगेगा, उस प्रकार की रिस्पॉन्स नहीं रहती है, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए मैं नहीं आया हूं। मेरी अनुभव है, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ आप लोगों को सिखा पाऊं। ये मेरी शुरू से ही जिज्ञासा रही है। तो चलिए इसी के साथ मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन। इस वीडियो में 21 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आप लोगों को करूंगा। हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन डिस्कशन करने में कोई कमी नहीं रहेगी, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगा, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर मैं समझा कर ही जाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। कहा जाता है ना कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए ना और समझ गए, तो 50 से 60% काम क्वेश्चन की वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन आप पढ़िए। एक बोल रहा है कि एक जेट वायुयान जो है ना, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी। सबसे पहले देखिए, इसमें मैक नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा, जो आपको अगर पता है तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ध्वनि का वेग दिया हुआ है, हालांकि ये एक्सपेक्टेड है एग्जामिनर का कि आपको ये क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं करे, आपको खुद मालूम होना चाहिए कि ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो चलिए सबसे पहले मैक नंबर क्या होता है एक देख लीजिए। मैक नंबर क्या होता है, किसी भी वस्तु की चाल, किसी भी वस्तु की चाल अब बटा ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। मतलब किसी वस्तु या वायुयान या मिसाइल की चाल ध्वनि की रिस्पेक्ट में कितना है, 2 गुना है, 3 गुना है, कितना ज़्यादा है, इसी को मैक नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आप क्वेश्चन में पढ़िए, 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, मैक नंबर कितना है, 2 दिया हुआ है। और वायुयान भी एक वस्तु है, तो वायुयान की चाल हमसे पूछ रहा है, वायुयान की चाल, और दिया हुआ है ध्वनि की चाल 332। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वायुयान की चाल आपको निकल जाएगा, वायुयान की चाल 664 मीटर पर सेकेंड। आपका D4 डोंकी आंसर मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये क्वेश्चन बताने का उद्देश्य यही था कि मैक नंबर का कॉन्सेप्ट आपको आता है कि नहीं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, इसी से रिलेटेड पूछा जाता है सबसोनिक वस्तु क्या है, मतलब हाइपरसोनिक वस्तु क्या है। देखिए मैक नंबर का एक रेंज होता है। मैक नंबर अगर 1 से कम है, 1 से कम है, 1 से कम है तो सब सोनिक बोला जाता है, कोई भी वस्तु सब सोनिक है। अगर 1 से ज़्यादा और 5 से कम है, 1 से ज़्यादा और 5 से कम है, तो इसको बोला जाता है सुपरसोनिक। और 5 से ज़्यादा है
तो इसको बोला जाता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक आप सुने होंगे कि रसिया और ये अमेरिका या चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किए हैं। मिसाइल भी एक वस्तु है, तो हाइपरसोनिक वस्तु भी लिख सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल भी लिख सकते हैं। तो वो रसिया और चाइना जब मिसाइल टेस्ट करते हैं, अगर वो हाइपरसोनिक है, न्यूज में सुने होइएगा, तो मतलब उसका स्पीड जो है ना 5 मैक से ज़्यादा है। भारत के पास अभी ऐसा मिसाइल कोई भी नहीं है हाइपरसोनिक, इस पर काम चल रहा है। सुपरसोनिक मिसाइल भारत के पास है। तो मैक नंबर 1 से कम है तो सबसोनिक, और 1 से 5 के बीच में है तो सुपरसोनिक, और 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक कैटेगरी में रखा जाता है उस वस्तु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन के लेवल में आपको कमी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं IAS 1996 का क्वेश्चन है। अब कहिएगा 96 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, IAS का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही जाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे TIR भी बोला जाता है शॉर्टकट में, TIR होता है जब प्रकाश मतलब भ्रमण करता है, किस माध्यम से किस माध्यम में, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले TIR के लिए कंडीशन क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन आप लोग जान लीजिए। लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मेरा फर्ज है बता देना कि जब प्रकाश जो है ना, प्रकाश सघन माध्यम से, सघन से विरल में जाए, पहला कंडीशन। और 2 नंबर कंडीशन है आपतन कोण जो है ना, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जो है ना, क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो वहाँ पे TIR का घटना अवश्य देखा जाता है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर TIR पर आधारित है, आप लोग अक्सर ऑब्जेक्टिव में याद किए होंगे या पढ़े भी होंगे। तो 2 नंबर कंडीशन तो यहाँ रिलेवेंट नहीं है, हमको सिर्फ यही है प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में जाए, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। अब सघन और विरल में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो, सघन और विरल में। तो सघन मतलब जानते हैं क्या होता है? ज़्यादा घना, घना सहित, मतलब सहित होता है, या घना मतलब जानते हैं। अब विरल मतलब क्या होता है? कम घना, कम घना। ज़्यादा घना और सघन मतलब ज़्यादा घना, और विरल मतलब कम घना। आप मोटा मोटी इतना याद रखिए। तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। हालांकि कलर जो है ना चेंज कर देते हैं, दूसरा कलर हम ले लेते हैं। अब ऑप्शन देखिए। जल से कांच की तरफ भ्रमण कर रहा है। जल है और एक कांच, 2 मीडियम है। जल से कांच में जा रहा है। जल जो है ना कम घना है, कम घना है, और कांच ज़्यादा घना है, तब ना मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा सटा सटा है तो ज़्यादा ही घना होगा। तो कम घना से ज़्यादा घना में जा रहा है, तो ये उल्टा हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। हमको सघन से ज़्यादा घना से कम घना में जाना है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए हीरा से कांच में जा रहा है। अब देखिए हीरा होता है ज़्यादा घना, और कांच जो होता है ना कम घना होता है, कम घना होता है। तो हमको सघन से विरल में ही जाना है, तो B फॉर बॉम्बे इस मार्क कर सकते हैं। लेकिन C और D भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। देखिए C और D चेक कीजिए। वायु से जल में जा रहा है। देखिए वायु होता है कम घना और जल होता है ज़्यादा घना, तो यहाँ तो विरल से सघन में जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब वायु से कांच में जा रहा है, तो वायु भी होता है कम घना और कांच होता है ज़्यादा घना। इस दोनों को रेस्पेक्ट में एक दूसरे को तुलना कर रहा है। कांच का मॉलिक्यूल ज़्यादा सटा सटा है, तो मतलब ज़्यादा घना होगा, मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है। वायु बहुत मतलब फैला हुआ है, उसका मॉलिक्यूल एक दूसरे से संपर्क में नहीं है, तो कम घना है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो इस प्रकार आप ऑप्शन एलिमिनेट करके B फॉर बॉम्बे इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। कैसा वीडियो लगेगा ये आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो पहली बार आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, तो आपकी कमेंट बहुत मैटर करता है मेरे लिए। उसी के आधार पर मैं आगे और भी वीडियो कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के लिए, इसलिए कमेंट ज़रूर करके बताएं। आवाज़ कभी कभी अगर बीच में वीडियो में आ जा रही है उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि पेलेग्रा जो है ना, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आप देख सकते हैं ये 24 में भी और 23 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं लिख दिया हूँ। ये जरूर देखिए कि कितना क्वेश्चन कब पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन जो पुराना भी है ना, तो इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट न्यू एग्जाम में जरूर वो क्वेश्चन पूछा गया है, तभी मैं यहाँ पर नोट किया हूँ।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वाटर सोलुबल विटामिन कौन है। वाटर सोलुबल विटामिन बी एंड सी होता है। बाकी सारे विटामिन जो है ना फैट सोलुबल या वसा सोलुबल विटामिन बोला जाता है। अब देखिए बी और सी वाटर सोलुबल, बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स में जो है ना 8 विटामिन होता है। ये जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है बी कॉम्प्लेक्स में कितना विटामिन होता है, तो 8 विटामिन होता है। B1, B2, B3, B5, B6, आप लोग और भी नीचे ले लेते हैं B6, उसके बाद देखिए B7, B9 और B12। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए B1 को क्या कहा जाता है, B1 को थायमिन कहा जाता है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। थायमिन कहा जाता है। B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लोविन। थोड़ा सा जल्दी लिखने का प्रयास करेंगे। B3 को क्या कहा जाता है, नियासिन। B5 को क्या कहा जाता है, पेंटोथेनिक एसिड। और B6 को जानते हैं क्या कहा जाता है, पायरेडॉक्सिन। B7 को बायोटीन कहा जाता है। B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है। B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है। इसमें जो है ना कोबाल्ट की मात्रा भी पाया जाता है। ये भी आप लोग धीरे से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स में जो 8 विटामिन होता है उसका आपको वैज्ञानिक नाम याद करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वो भी चेक कर लिया है क्वेश्चन में पूछ को। अगर वैज्ञानिक नाम नहीं याद पता रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए थायमिन जो है ना B1 को कहा जाता है नियासिन, यहाँ पे B3 को कहा जाता है राइबोफ्लोविन, B2 को कहा जाता है, और कैल्सीफेरॉल जो है ना ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है। तो चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट करते होंगे और नोट कर दीजिए, नहीं किए होंगे वीडियो पॉज करके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो इसको हम हटा देते हैं। B1 है और B2 है और B3 है। इसका जो है ना वैज्ञानिक नाम लिखा दिए हैं। अब इसमें इसकी कमी से क्या होता है, जैसे बेरी B1 की कमी से जो है ना बेरी बीमारी होता है। B2 की कमी से जानते हैं क्या होता है, B2 की कमी से लिखा जाता है, इसको ऐसे ही लिखिएगा CHILOSIS। इसको कोई पढ़ता है चिलोसिस, कोई पढ़ता है किलोसिस। तो आपको जो मन है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। ये किलोसिस जानते हैं क्या होता है, होठ जो है ना फटने लगता है, वही है किलोसिस। तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ये हम लोग ध्यान में रखते हैं। लेकिन स्पेशली जब विटामिन बी में पूछ देगा तो B1 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। B2 से किलोसिस होता है और B3 से पेलेग्रा, B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो B3 की कमी से होता है नियासिन। B4 बॉम्बे मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हम देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आप देख लीजिए, दरोगा मेंस 2024 में 25 फरवरी को पूछा गया है। 1275 जो सीट दरोगा के है उसमें मैं खुद अपीयर हुआ था क्वेश्चन देखने के लिए। मैं एग्ज़ाम में बहुत अटेम्प्ट कम लिया और ये मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता, क्वेश्चन नोट करने के उद्देश्य से गया था। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन हूबहू डिजिट सहित आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बताया हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ना इंटर लेवल में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, इसका पूछा जाता है, यहाँ पे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन खैर पूछ दिया गया है तो आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से अब ये नहीं कि इंटर की सिलेबस आप खोल लिए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए साइंस, नहीं, उतना हेवी साइंस कभी नहीं पूछा जाएगा। जो भी इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए मैं बता दूंगा और उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन रिपीट होता है तो यही क्वेश्चन डिट्टो कभी एग्जाम में रिपीट कर जाए। क्वेश्चन पढ़िए, एक रिएक्शन दिया हुआ है और बताया है कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब होता है कि हीट जिस रिएक्शन में रिलीज होता है निकलता है। इसमें SO3 बनाने के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहा जाता है
थर्मिक। और एगो होता है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, उसको कहा जाता है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। आप एक्स मतलब आउट होता है, तो इससे ध्यान में रख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में हीट जो है ना, उष्मा रिलीज होता है, रिलीज होता है, इसमें उष्मा रिलीज होता है मतलब निकलता है। इसमें ऊर्जा का जो है ना, इन मतलब अंदर अवशोषण होता है, इसमें उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। तो सबसे पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट उष्माक्षेपी उष्मा शोषी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इंटर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये पढ़ा जाता है। आपको नहीं पढ़ना है, नहीं इसका नाम जानने में आप इंटरेस्ट रखिए, कुछ नहीं, आपको क्या पता है। अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है। कोई भी, अब देखिए क्वेश्चन में आप पढ़िए कि SO3 बनाने के लिए, मतलब SO3 बन रहा है, मतलब रिएक्शन जो है ना आगे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, तब ना SO3 का निर्माण हो रहा है। तो वहीं एक प्रिंसिपल कहता है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन अगर मान लीजिए कि ये आगे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर मतलब ताप जो है ना कम चाहिए, और दाब जो है ना ज़्यादा चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करा रहे हैं रिएक्शन में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब आगे जाएगा और प्रोडक्ट की प्राप्ति आसानी से हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर कोई कैटलिस्ट आप रख देते हैं, तो कैटलिस्ट का काम ही है रिएक्शन को फास्ट और स्लो कर देना, तो ये रिएक्शन और भी फास्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट की प्राप्ति हमको आसानी से हो जाएगा। तो देखिए SO3 हमको बनने वाला फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तो मतलब टेम्परेचर जो है ना कम चाहिए, प्रेशर जो है ना ज़्यादा चाहिए, और ये दोनों के अलावा और भी फास्ट करके अगर किसी कैटलिस्ट का हम लोग उपयोग कर दे रहे हैं, तो और आसानी से ये SO3 बन जाएगा। तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, उच्च दाब, कम ताप और उत्प्रेरक, D फॉर डोंकी, मार्क करके और आगे बढ़िए। आपको ध्यान में क्या रखना है, कोई भी रिएक्शन आगे जा रहा है, आगे जाएगा कैसे पता है, यहाँ पे कह रहा है SO3 बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। तो उसके लिए आप ध्यान में रखिए, ताप कम होना चाहिए, दाब ज़्यादा होना चाहिए, और कोई एक कैटलिस्ट है जो फॉरवर्ड रिएक्शन को मतलब रेट रिएक्शन को तेज़ी कर दे रहा है, तो और भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। वीडियो का लेंथ भी देखना है कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, जिससे आप लोग बोरिंग फील करने लगें। इसीलिए वीक में 3 वीडियो मैं अब श्योरली डालने का प्रयास करूँगा, 15 से 20 मिनट का, 4-5 क्वेश्चन, उसमें पूरा मतलब हेवी डिस्कस के साथ मैं उसको वीडियो को कंप्लीट करूँगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका एक और पार्ट लाने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो का लेंथ भी छोटा रहे और आप लोग आसानी से समझ सकें। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मैं बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग ASYQ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। यही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू।